जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी ज्योग्राफी है बीए थर्ड सेमेस्टर की, उसका जो आपका पेपर है वो कौन सा है, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यानी कि पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। तो जो आपकी ये सब्जेक्ट है, इसके मैंने कुछ जो है आपके लघुत्तरी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ और कुछ क्वेश्चंस करवाने बाकी हैं। तो आज के जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप लोग देखिएगा इस वीडियो में। और वीडियो पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली देखने को मिलती रहेंगी चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है मेरे दोस्त ज्योग्राफी, जिसे आप कहते हैं जियोग्राफी। ठीक है, यानी कि भूगोल। और क्वेश्चन है आपका नमामि गंगे योजना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका नमामि गंगे योजना क्या है। ठीक है, तो नमामि गंगे योजना के बारे में आपको बता दूं तो सरकार ने क्या किया कि गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, ठीक है, यानी कि जो गंगा नदी है उसमें जो इतना प्रदूषण हो रहा है तो उस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, यानी कि नदी को पुराने ढंग से, जैसे कि पहले नदी को गंगा नदी थी, ठीक है, जिस प्रकार से उसी प्रकार से करने के लिए, उसमें जो प्रदूषण है उसको समाप्त करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए नमामि गंगे नामक एक क्या किया, एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई करने के लिए, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने नदी की सफाई करने के लिए बजट को 4 गुना करते हुए 2019-20 में, ठीक है, तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र को प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी। कहने का मतलब है कि 2019-20 तक काम पूरा हो जाए, नदी की सफाई पर 20,000 करोड़, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए की क्या कर दी, खर्च करने की केंद्र को प्रस्तावित कार्य योजना की मंजूरी दे दी और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया, यानी कि एक केंद्रीय योजना का रूप इसको दे दिया, इस नमामि गंगे योजना को। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि शुरुआती स्तर की गतिविधियों के अंतर्गत नदी की ऊपरी सतह की सफाई से लेकर, यानी कि नदी की जो ऊपरी सतह है उसकी सफाई को लेकर के, और ठोस कचरे की समस्या को हल करने, यानी कि ठोस कचरा क्या है, जो भी कचरा उसमें ठोस हो, ठोस को जानते हो आप लोग, ठोस कैसा होता है, जैसे कि ठोस में कौन कौन सा कचरा आएगा, ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों से आते हुए मैले पदार्थ, ठीक है, यानी कि जो नालियों से गंदा कचरा आता है, जो मैला पदार्थ आता है, वो शौचालयों का निर्माण, ठीक है, सौदाह होते हैं, ठीक है, उनका नवीकरण। सौदाह क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि जब मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, वही चीज़। आधुनिकीकरण और निर्माण तक अर्धजले या आंशिक रूप से जले हुए शव को नदी में बहाने से रोका जा सके, यानी कि लोग क्या करते हैं कि जब वहाँ पे जैसे कि कोई किसी की डेथ हो गई तो वहीं आसपास कहीं पे, तो क्या करते हैं उसको घर पे ना ले जा करके, जैसे कि अगर कोई वहाँ पे अगर लावारिस है या फिर किसी वहीं पे कोई मर गया, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं कि वहीं पे जला करके, तो शव होता है, अर्धजला शव होता है। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग तो अपने यहाँ पे अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन कुछ कुछ वहीं पर होता है अगर, तो वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे जो शवदाह करते हैं तो उसको शव पूरा न जल करके अर्धजला होता है तो वो उसको उसी में बहा देते हैं। तो उसको रोकने के लिए इनकी सारी चीज़ों को, यानी कि जो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो नमामि गंगे योजना का मेन उद्देश्य यही है कि जो उसमें कचरा है उसको साफ करना। ठीक है, किसी भी प्रकार का कचरा हो सकता है, वो नालियों से आता हुआ मैला पदार्थ हो, चाहे शौचालय से आता हुआ मैला पदार्थ हो, या फिर सौदाह हो से जो शव हो, अर्धजला हुआ शव हो, ठीक है, या फिर पूरा जला हुआ शव का राख हो। ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी हो तो उसको साफ करने के लिए क्या किया, सरकार ने 2019-20 तक 20,000 करोड़ रुपए का खर्च करने की केंद्र को जो है मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया।
ये हो गया नमामि गंगे योजना, और इस पर जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो इसको आप लोग जो है डबल टिक करके रखिएगा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार लगा के रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव, जो मुझको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं वही कराऊंगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन है आपका हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव कह सकते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कह सकते हैं, कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताइए या फिर हरित गृह प्रभाव के बारे में बताइए, तो कुछ भी आ सकता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से अभिप्राय होता है कि वायु में, मेरे दोस्त, क्या होता है कि वायु में CO2 की जो मात्रा होती है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब डाई क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ तो पूरी तरीके से आपको समझा देता हूँ। डाई का मतलब होता है दो, और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसीलिए इसे कहते हैं 2 मॉलिक्यूल का मतलब ऑक्सीजन 2 है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया। अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसकी मात्रा जो है वो हमारे वायुमंडल में बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि तापमान भी बढ़ रहा है। जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इसको क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में मौजूद है तथा अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण तापमान में होने वाली वृद्धि से है, ठीक है, हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस जो होता है वो ऊष्मारोधी दीवारों से निर्मित एक ऐसा पौधघर होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक घर टाइप का बक्स ऐसे ही बना हुआ है, और इसकी जो दीवारें होती हैं ऊष्मारोधी होती हैं, यानी कि ना ऊष्मा अंदर आ तो सकती है लेकिन बाहर जा नहीं सकती, ठीक है। और ऊपरी जो छत होती है वो कांच की होती है या फिर प्लास्टिक की होती है। ये जो होती है ये कांच की होती है या फिर प्लास्टिक की होती है, ठीक है। तो ये जो दीवारें होती हैं मेरे दोस्त, इनसे ऊष्मा जो होती है वो बाहर नहीं जा सकती, आ तो सकती है अंदर प्लास्टिक के जरिए या फिर कांच के जरिए, जो इसकी रोशनी होती है वो अंदर तो आ सकती है, लेकिन जो विकिरण होता है, विकिरण के बाद, टकराने के बाद बाहर नहीं जा सकती। तो इसका टेम्परेचर, जो अंदर का टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कि जो अंदर जो है इसकी रोशनी आ जाएगी लेकिन बाहर नहीं जा पाएगी, तो अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो घटेगा या बढ़ेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट बताइएगा मुझको, ठीक है। तो क्या होता है कि अंदर का जो तापमान होता है वो क्या कैसा होता है, आप लोग बताइएगा मुझको। फिर सूर्य की लघु तरंगें इसमें प्रविष्ट तो हो जाती हैं, यानी कि प्रवेश तो हो जाती है इसके अंदर, किंतु दीर्घ तरंगों के रूप में होने वाला विकिरण इस कांच घर से बाहर नहीं हो पाता, जिससे तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। हमारा वायुमंडल भी ग्रीन हाउस के समान कार्य करता है। हमारा वायुमंडल क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस के समान कार्य करता है, क्योंकि वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है डेली बाय डेली कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है, इससे कि काला जो है हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि ग्लेशियर जो होते हैं बड़े बड़े, वो पिघल रहे हैं, और जब पिघलेंगे ज़्यादा मात्रा में तो धरती पे पानी ही पानी होगा कुछ दिनों के बाद, तो फिर टेम्परेचर जो है बढ़ने से यहाँ पे दिक्कत आ सकती है मानव जीवन को, ठीक है। ये हो गया। तो इससे क्या कहते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, यानी कि जो वायुमंडल है उसमें जो उपस्थित हमारी जो प्रेजेंस है, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है, तो बढ़ने से हमारा जो वायुमंडल है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका जो वायुमंडल में जो आपका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, या फिर आपका हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ठीक है। आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आ सकता है आपका, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आ सकते हैं एग्जाम में, तो इनको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे कि ई वेस्ट क्या है। ई वेस्ट, देखिए ई वेस्ट क्या होता है मेरे दोस्त, बेकार हो चुके या पुरानी शैली के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, ठीक है। देखिए ई से मतलब क्या होता है हमेशा, जैसे ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो
जो कि क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा भेजे जाते हैं मेल, ठीक है। तो ये हो गया ईमेल, ठीक है। और जैसे कि ई बिजनेस, यानी कि जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा जो भी चीज़ होता है उसे ई लगा करके हम कहते हैं, ठीक है। तो ई वेस्ट क्या होता है कि जो आपके बेकार हो चुके या पुराने शैली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जैसे कि उनको नगरीय अपशिष्ट का बड़ा भाग होता है। कहने का मतलब ये है कि बेकार हो चुके या पुराने शैली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं वो नगरीय अपशिष्ट का एक बड़ा भाग होता है। यानी कि नगर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो बेकार पदार्थ होते हैं, उसमें ये सबसे बड़ा भाग होता है। इस ज़्यादातर यही बेकार होते हैं, ठीक है। क्या आपके, जैसे कि इन्हें ही ई वेस्ट कहते हैं। क्या बेकार होता है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, बैटरी हो गया, लैपटॉप हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हो गए, चिप हो गए, फ्लॉपी हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, कैलकुलेटर हो गई, आदि सम्मिलित होते हैं इनमें, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होते हैं, ई वेस्ट होते हैं, ये बेकार हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद। तो बेकार हो चुके या फिर पुरानी शैली के पुराने हो गए हैं, तो अगर ये किसी काम के नहीं रह गए हैं, ठीक है, तो इन्हें ही ई वेस्ट कहते हैं। तो ई वेस्ट क्या होता है, विकसित देशों में, क्योंकि विकसित देश है तो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ये सब चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो विकसित देशों में इलेक्ट्रॉनिक ठोस अपशिष्ट पदार्थों की समस्या जो है अधिक भयावह होती जा रही है। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, कौन से, ई वेस्ट, तो इनकी समस्या बहुत ही गंभीर होती जा रही है। इससे मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। आप लोग इतना लिख सकते हैं ई वेस्ट के अंतर्गत, ठीक है। अब जो है आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है मेरे दोस्त? देखिए, अपक्षय का मतलब होता है किसी चीज़ का रगड़ना, रगड़ कर, जैसे कि आप दो जो है पत्थर को रगड़ लिया, आपस में रगड़ के उनका ऐसा बन गया कि जैसे कि एकदम पाउडर के रूप में टूट गए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अपक्षय हो गया। किसी चीज़ का अपने ही जगह पे टूटना, रगड़ना, ठीक है, वो अपक्षय हो गया। लेकिन अपरदन क्या होता है कि जैसे कि किसी बाह्य शक्तियों के द्वारा, प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा उनका अपने जगह से हट जाना। जैसे कि हमने फूंक मार दिया, ऐसे जो पाउडर है, जैसे जो पाउडर बन चुका है, जैसे कि दो पत्थर आपस में टकरा करके बहुत दिन से टकरा रहे हैं, टकरा करके उनका चूना बन गया, यानी कि उनका एक वो बन गया, इस प्रकार से पाउडर बन गया। अब इसी पाउडर पे हमने फूंक मार दी तो ये क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे एक एक कण जो है इसके उड़ जाएंगे, उड़ करके पता नहीं कहाँ कौन सा चला जाएगा हवा में। तो या फिर किससे हो सकता है, या तो जल से बह सकता है, पानी जल से बह सकता है, या फिर हवा से जा सकता है उड़ करके, या फिर जल के द्वारा बह करके दूर जा सकता है, या हवा के द्वारा। तो पानी या फिर जल के द्वारा क्या कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हट करके जाता है तो इसे क्या कहते हैं, मृदा को अपरदन। तो ये हम बात कर रहे हैं मृदा की, यहाँ पे बात कर रहे हैं मृदा की। तो मृदा का अपने जो है, अब मृदा अपरदन सुनिए आप लोग, क्या होता है कि प्रकृति की शक्तियों द्वारा मृदा का इतनी तेजी से निष्कासित किया जाना कि विभिन्न मृदा रचने वाली प्रक्रियाएं उनकी पूर्ति न कर पाए, मृदा अपरदन कहलाता है। ये जो डेफिनेशन है थोड़ा सा टफ है, दूसरे शब्दों में हम बता सकते हैं इसको कि मृदा अपरदन का तात्पर्य क्या होता है। मृदा अपरदन का तात्पर्य है यहाँ पे कि जो है जल एवं वायु द्वारा, यानी कि पानी और वायु, हवा द्वारा मृदा के विनाश एवं क्षयण से होता है, ठीक है। यानी कि मृदा का विनाश का मतलब है कि जल द्वारा या पानी द्वारा मृदा अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो बह करके जाती है उसे ही क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा की 1 सेंटीमीटर परत जो 200 से 300 वर्षों के लंबे समय बनती है। जो मृदा की 1 सेंटीमीटर परत होती है मेरे दोस्त, जो परतें होती हैं, वो लेयर जो होती है जिसे कहते हैं आप लोग, तो मृदा की परतें 1 सेंटीमीटर जो परत होती है वो 200 से 300 साल में बनती है जाकर के, ठीक है। वह भारी वर्षा या धूल भरे तूफान द्वारा कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाती है। यानी कि अगर नष्ट होना, किसी भी चीज़ का नष्ट होना होगा तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है, लेकिन वो बनती बहुत देर में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा का तीव्र गति से विनाश हो जाता है, परंतु उसका निर्माण जो होता है लंबे समय में होता है। इसी कारण क्या होता है कि मृदा का रक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है हम लोगों के लिए कि मृदा की हम लोग रक्षा करें, ठीक है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वायु प्रदूषण से आपका क्या आशय है। चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आ सकता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहा है, ठोस अपशिष्ट। ये सब अति लघुत्तरी क्वेश्चंस हैं। ये अति लघुत्तरी में आए या लांग में आए या लघुत्तरी में आए, कहीं पर भी आए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर लांग में आएगा तो ज़्यादा शब्दों में 500 शब्दों में लिख लीजिएगा। अगर हल्का जो है लघुत्तरी में आता है तो 200 शब्दों में आप लोग लिख दीजिएगा। और अगर ये जो है लघुत्तरी में आता है तो 50 शब्दों में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको 500 शब्दों के लिए, मगर आप लोग जितने में आएगा, अगर लघुत्तरी में आता है तो अपने हिसाब से उसी हिसाब से कम करके लिख दीजिएगा, ठीक है। ठोस अपशिष्ट क्या होता है? अब देखिए, ठोस अपशिष्ट, अपशिष्ट तो अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो गंदे पदार्थ होते हैं, जो बेकार पदार्थ होते हैं, जो यूजलेस होते हैं, ठीक है, वो अपशिष्ट हो गए। और ठोस, तो ठोस ऐसे ठोस जो अपशिष्ट हो, ठोस अपशिष्ट होते हैं, यानी कि ठोस पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं कि मानव द्वारा उपयोग के उपरांत, यानी कि किसी चीज़ का उपयोग करने के बाद परित्यक्त, यानी कि उसको फेंक देना, ठोस पदार्थ को परित्यक्त ठोस यानी कि फेंक देने के बाद जो ठोस पदार्थ होते हैं उन ठोस को हम ठोस अपशिष्ट कहते हैं। यानी कि कोई ठोस चीज़ हो गई जैसे सॉलिड चीज़, उसको हम लोग क्या किए, यूज कर लिए, और यूज करने के बाद उसको फेंक दिया या फिर पुराना हो गया तो वही क्या हो गया, ठोस अपशिष्ट हो गया, ठीक है, ये चीज़। अब देखते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के डिब्बे आते हैं, जैसे अब ठोस अपशिष्ट में क्या क्या आता है, विभिन्न प्रकार के डिब्बे, बोतल, कांच का सामान, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के सामान, निर्माण सामग्री आदि सम्मिलित होते हैं। यानी कि डिब्बे हो गए, बोतल, कांच का सामान, पॉलीथीन बैग। अब देखिए ये सब आपको याद नहीं करना है, आप कबाड़ी वाले को जानते होंगे, ठीक है। जो कबाड़ी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कबाड़ में जो सामान होता है वो सब ठोस अपशिष्ट होता है, जितना भी सब यूजलेस सामान सब ठोस, ऐसे कबाड़ी याद रखना आप लोग, ठीक है। तो उससे जो होता है आप लोग याद रख लीजिएगा कि क्या क्या आता है उसमें, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आप देखते हैं इसकी परिभाषा ठोस अपशिष्ट की। इसके अंतर्गत कूड़ा कचरा उच्छिष्ट व ठोस अपशिष्ट के नाम से पुकारते हैं हम, ठीक है। कूड़ा कचरा, कूड़ा करकट, इसे कूड़ा करकट कहो या कचरा कहो या फिर ठोस अपशिष्ट कहो, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब एक वैज्ञानिक नहीं कह सकते, इनको भूगोलवेत्ता कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भूगोल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो फेफलिन ये तथा इगलस के शब्दों में देखिए ऐसे लिखना है, फेफलिन तथा ईगल्स, ये वैज्ञानिक का नाम है। आप लोग अपने कॉपी पेन पे जो है कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा, फेफलिन तथा ईगल्स, ठीक है। तो इनके शब्दों में किसी भी तरह का ठोस पदार्थ जो लंबे समय तक उपयोग नहीं होने के कारण छोड़ दिया गया हो, किसी भी तरह का ठोस पदार्थ यानी कि ऐसा ठोस पदार्थ जो लंबे समय तक उपयोगी नहीं होने के कारण छोड़ दिया गया हो, साथ ही जैविक या अजैविक स्वरूप में हो, ठोस अपशिष्ट कहलाता है, ठीक है। ये आप लोग डेफिनेशन इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो रहा है। अगर आप लोग कम से कम 1 या 2 घंटे के वीडियो के लिए आप लोग अगर रेडी रहेंगे तो एक अगले ही वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो उसी वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस या फिर सारे अति लघुत्तरी क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। एक ही वीडियो में सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो करा दूंगा, अगर आप लोग 1 या 2 घंटे का वीडियो देखना पसंद करते होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।